रामलाल एक मेहनती किसान था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे फसल नष्ट हो गए। अब मैं कैसे जीऊंगा? रामलाल उदास होकर घर चला जाता है और कुछ खाए बिना ही सो जाता है। इधर भगवान गरीब किसान का भेष बदलकर उसके घर आते हैं और जादुई बैगन का पौधा उसके दरवाजे के बगल में छोड़कर चले जाते हैं। जब सुबह होती है, रामलाल बाहर निकलता है तो देखता है कि बहुत सारे नन्हे पौधे उसके दरवाजे के पास रखे हुए हैं। यह देखकर अमरलाल सोचता है कि कौन रख कर गया होगा, लेकिन फिर वह निश्चय करता है, चलो कोई बात नहीं, इसे मैं अपने खेत में लगा देता हूँ और कोई मांगने आएगा तो उसे वापस कर दूंगा, नहीं तो ये सारे पौधे मर जाएंगे। रामलाल सारे पौधे अपने खेत में ले जाता है और उसे लगा देता है और उनकी खूब रखवाली करता है। इस तरह उसकी मेहनत रंग लाती है और कुछ दिन बाद वो सारे पौधे बड़े हो जाते हैं और उसमें बहुत सारे बैगन उगे होते हैं। यह देखकर रामलाल बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे नाचने लगता है। बैगन तोड़ता है तो देखता है कि उसके जगह पर फिर नए बैगन उग जाते हैं। यह देखकर रामलाल खुशी के मारे झूम उठता है। हे प्रभु, आपने ही मेरे घर के पास ये सारे बैगन के पौधे रखे थे। आपसे मेरी उदासी देखी ना गई, है ना भगवान? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल बैगन तोड़कर टोकरी में भरकर उसे बाजार ले जाता है। ले लो, ताजे ताजे बैगन, शुद्ध ताजे ताजे बैगन। एक बार खाओगे फिर मेरे ही पास खरीदने आओगे। ले लो ताजे ताजे बैगन, हरे हरे बैगन। यह सुनकर लोगों की भीड़ लग जाती है। और कुछ देर में उसके सारे बैगन खत्म हो जाते हैं और इस तरह से उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। समरपुर गांव में अमर नाम का आदमी अपने दो छोटे छोटे पुत्र राजू और सोमू के साथ रहता था।
अमर बहुत ही गरीब और ईमानदार था। अमर रोज अपने आंगन में लगे पेड़ पौधों को पानी देता। एक दिन अमर बाजार से गुजर रहा था कि उसे आवाज़ सुनाई देती है। पानी, पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। अमर दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पानी दे देता है पीने के लिए। बूढ़ा व्यक्ति पानी पीकर अमर से कहता है कि तुम कौन हो बेटा? तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बीज। इसे घर के आंगन में कहीं लगा देना। पर बाबा, मेरे आंगन में तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये जादुई आम के वृक्ष के बीज हैं। इसे लगा देने से उसमें जो आम उगेंगे वह कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा लालच मत करना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता रहना। ठीक है बाबा। यह कहकर अमर घर चला जाता है और सुबह अपने घर के आंगन में उस बाबा के दिए गए बीज को लगा देता है और कुछ दिन बाद आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारे आम उगे हुए थे। अमर कुछ आम को तोड़ता है तो देखता है कि उसकी जगह पर फिर से नए आम उग जाते हैं। तब अमर कहता है, हे हुर्रे, हा 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 हा। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई आम का वृक्ष है। अमर आम को तोड़कर टोकरी में रखकर बाजार चला जाता है और उसे बेचता है और इस तरह से उसकी जिंदगी बदल जाती है। रामलाल एक गरीब किसान था। वह अपने पुत्र राजू के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था। कई सीजन से रामलाल को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से उसके सारे फसल नष्ट हो जाते। इसीलिए वह सेठ जमींदार से लिए कर्ज को भी नहीं चुका पाता। फिर भी वह इस बार खेती करना चाहता, इसलिए वह सेठ के पास कुछ पैसे उधार मांगने जाता है। क्यों रामलाल, कैसे आना हुआ? पिछले ब्याज को चुकाने आए हो क्या? जी नहीं सेठ जी, मैं कुछ पैसे और ब्याज पर लेने आया हूँ। क्या तुम्हें फिर ब्याज पर पैसे चाहिए? तुमने तो अभी पिछले कर्ज को ही नहीं चुकाया है, फिर तुम्हें नया ब्याज चाहिए? तुम इतने सारे पैसे कैसे चुकाओगे, बोलो? जी मालिक, इस बार कर्ज दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। हाँ, इस बार कर्ज दे दीजिए। हाँ मालिक, दे दीजिए। ठीक है रामलाल, तुम इतना कहते हो, तुम इतना अनुरोध करते हो तो मैं तुम्हें इस बार ब्याज पर पैसे दे देता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम मेरे पैसे समय पर नहीं दे पाए तो तुम्हारे सारे खेत मेरे हो जाएंगे। हाँ। यह कहकर सेठ जमींदार रामलाल को पैसे दे देता है और रामलाल पैसे लेकर बाजार चला जाता है और बीज उर्वरक खरीदकर घर आ जाता है। पिताजी, पिताजी, आप आ गए पिताजी। रामलाल और राजू खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह रामलाल अपना हल लेकर खेत चला जाता है और खेत की सिंचाई कर लेता है और बीज बो देता है और वह घर चला जाता है। कुछ दिन बाद फसल बड़ी हो जाती है और रामलाल
फसल को पानी दे देता है और इस तरह रामलाल की मेहनत रंग लाती है और कुछ दिन बाद फसल पककर तैयार हो जाता है। तो रामलाल फसल को काटकर उसे बोरी में भरकर घर लाता है तो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही सेठ जमींदार आया हुआ है। सेठ जी, आप यहाँ पर? हाँ रामलाल, मैं यहाँ पर। आज तुम्हारे पैसे लौटाने का आखिरी समय है। हाँ सेठ जी, मुझे याद है। मैं अभी बाजार जाऊंगा और सारे फसल कर बेच कर आऊंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। हाँ। नहीं नहीं, तुम्हारा समय खत्म हो गया रामलाल। तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए, इसीलिए अब ये तुम्हारा सारा फसल अब मेरा हो गया। यह कहकर सेठ रामलाल के सारे फसल जबरदस्ती से लेकर चला जाता है। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए सेठ जी। रामलाल रोता बिलखता है लेकिन सेठ उसकी एक न सुनता है और सारे फसल लेकर घर चला जाता है। तब राजू कहता है, पिताजी, अब क्या होगा पिताजी? सारे फसल तो सेठ लेकर चला गया। अब तो हमारे पास खाना खाने को भी राशन नहीं बचा पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, आज की रात किसी तरह गुजार लो, मैं कल से काम करूंगा। यह कहकर रामलाल और राजू दोनों बिना कुछ खाए ही सो जाता है और सुबह हो जाती है। रामलाल काम की तलाश में बाहर निकलता है तो देखता है कि सेठ आया हुआ है। तब रामलाल कहता है, अब क्या लेने आए हैं सेठ? आपने तो सब कुछ ले लिया मेरे सारे फसल ले लिए सेठ, अब क्या लेने आए हैं? मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ रामलाल। मैं तुम्हें तुम्हारे हक के सारे अनाज वापस लौटाने आया हूँ। हाँ, पर क्यों? मैंने बेईमानी करके तुम्हारे सारे फसल को हड़प लिया तो भगवान ने मुझे दंड दिया। मेरे मासूम बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बहुत इलाज किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन भगवान मेरे सपने में आए और कहे कि हे सेठ, तुमने रामलाल से जो बेईमानी की है उसी का ये नतीजा है। उसका हक तुम वापस लौटा दो और उससे माफ़ी मांगो। अगर वह तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे बेटे की स्थिति में सुधार आएगा और वह स्वस्थ हो जाएगा। रामलाल यह सुनकर सेठ से कहता है कि सेठ, आप बड़े हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। मैंने आपको माफ़ किया और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपके बेटे की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार आए और वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। हाँ, मेरी यही दुआ है भगवान से। रामलाल, तुम कितने दयालु हो। मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए, बेईमानी की, फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दिए और भगवान से प्रार्थना भी किया कि मेरे बेटे की स्थिति में सुधार आए और वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। तुम महान हो रामलाल, तुम धन्य हो। यह कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और हॉस्पिटल आ जाता है तो देखता है कि उसका बेटा खेल रहा होता है। वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया होता है और भगवान को धन्यवाद करता है और निश्चय करता है कि कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। राजू एक लकड़हारा था जो रामपुर नामक गांव में रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह जानता था कि मेहनत करके ही खाना चाहिए, इसलिए वह रोज़ पेड़ काटने जंगल जाता और लकड़ियाँ काटकर
उसे बाजार में बेचकर उससे जो आमदनी होती उसी से अपना जीवन यापन करता। हर रोज की तरह वह आज भी जंगल में लकड़ी काटने जाता है और उसे एक बहुत ही घना पेड़ दिखाई देता है। राजू निश्चय करता है कि वह इसी पेड़ को काटेगा। यह सोचकर राजू पेड़ के पास चला जाता है और अपना कुल्हाड़ी पेड़ को काटने के लिए जैसे ही उठाता है वैसे ही उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। राजू इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। राजू फिर से अपनी कुल्हाड़ी पेड़ को काटने के लिए जैसे उठाता है तो फिर उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं पेड़ बोल रहा हूँ जिसे तुम काटने आए हो। हे लकड़हारे, मुझे मत काटो। मुझे बहुत दर्द होता है जब तुम अपनी कुल्हाड़ी मेरी शाखाओं पर मारते हो। मुझे बहुत दर्द होता है और मैं अभी जीना चाहता हूँ। मुझे मत काटो हे लकड़हारे। यह सुनकर राजू लकड़हारा बहुत ही भावुक हो जाता है और वह पेड़ से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं काटूंगा और साथ में मैं अब किसी और पेड़ को भी नहीं काटूंगा। पेड़ राजू से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा खुश रहोगे। भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। और राजू वहाँ से चला जाता है और निश्चय करता है कि वह सिर्फ पेड़ पौधे लगाएगा और अधिक से अधिक लोगों को पेड़ पौधे लगाने के बारे में जागरूक करेगा और साथ ही साथ लोगों को पेड़ पौधे ना काटे इसके लिए पेड़ की महत्व को बताएगा। सुंदरपुर गांव में सुंदर अपने पुत्र सोमू के साथ रहता था। सोमू की मां का देहांत हो गया था। सुंदर बहुत ही ईमानदार और कर्मठ था। वह बहुत ही मेहनती था, इसलिए वह काम की तलाश में दर दर भटकता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। कोई काम नहीं होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। कई दिनों से सुंदर और सोमू नमक रोटी खाकर अपना जीवन यापन करता, लेकिन एक दिन सोमू अपने पिता से कहता है कि पिताजी, बहुत दिनों से सिर्फ नमक रोटी खा रहा हूँ। पिताजी, आज मुझे कुछ नया खाने का मन है। पिताजी, हाँ, आज मैं नमक रोटी नहीं खाऊंगा। आज कुछ नया बनाइए पिताजी। हाँ। सोमू की ये बातें सुनकर सुंदर को अपनी गरीबी पर रोना आता है, लेकिन वह अपने आप को संभाल कर कहता है कि सोमू, तुम्हें क्या खाना है नए में? मुझे तो चावल दाल रोटी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं नया, मुझे बताओ। पिताजी, आप मंचूरियन बनाइए, मैं मंचूरियन खाऊंगा। मंचूरियन बनाना बहुत ही आसान और बहुत कम समय में बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है पिताजी। हाँ पिताजी, मुझे मंचूरियन ही खाना है। ठीक है मेरे लाल। सोमू, मैं मंचूरियन ही बनाऊंगा। मैं बाजार से सारे सामान लेकर आता हूँ। हाँ। यह कहकर सुंदर
सेठ से कुछ पैसे उधार ले लेता है और बाजार से सारे सामान खरीदकर घर लाता है। और सोमू कहता है, पिताजी, आप आ गए पिताजी सारे सामान लेकर। हाँ मेरे लाल, मैं सारे सामान लेकर आ चुका हूँ। बाप बेटे मिलकर सारी तैयारियां करते हैं मंचूरियन बनाने के लिए। कुछ समय बाद मंचूरियन बनकर तैयार हो जाता है और सुंदर सोमू बड़े स्वाद से मंचूरियन खाते हैं। तो सोमू कहता है कि पिताजी, आपके हाथों में तो जादू है। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं ये मंचूरियन। हाँ पिताजी, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही। हाँ हाँ। हाँ मेरे लाल, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट नहीं खाए। ये मंचूरियन सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। और इस तरह बातें करके बाप बेटे भर पेट मंचूरियन खाते हैं। तब ही सोमू कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा था कि आपके पास कोई काम नहीं है, तो क्यों न आप मंचूरियन का दुकान करें। वैसे भी आपके मंचूरियन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है। मैं कल से मंचूरियन का ठेला लगाऊंगा। हाँ। सुंदर एक थैला भाड़े में ले आता है और मंचूरियन बनाने की सारी तैयारियां करके थैले पर रख देता है और बाजार चला जाता है बेचने के लिए। और थैला लगाकर कहता है कि ले लो मंचूरियन ले लो। बहुत ही स्वादिष्ट मंचूरियन। ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। ले लो मंचूरियन ले लो। यह सुनकर लोगों की भीड़ लग जाती है और सब एक एक प्लेट मंचूरियन लेकर खाते हैं। तो लोगों को सुंदर के मंचूरियन इतने स्वादिष्ट लगे कि कुछ ही देर में सारे मंचूरियन ख़त्म हो गए और आज सुंदर की अच्छी कमाई हो जाती है। हा आज तो मेरे सारे मंचूरियन खत्म हो गए। कल से और अधिक लाऊंगा। यह कहकर सुंदर घर चला जाता है। पिताजी, आप आ गए। क्या सारे मंचूरियन बिक गए पिताजी? हाँ मेरे लाल, सारे मंचूरियन बिक गए। सारे मंचूरियन बिक गए। अगली सुबह फिर सुंदर मंचूरियन बनाने की सारी तैयारियां कर लेता है और ठेले पर रखकर बाजार चला जाता है। दुकान खोलते ही लोगों की भीड़ लग जाती है और आज भी उसके सारे मंचूरियन ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से सुंदर और उसके बेटे की ज़िंदगी बहुत ही सुंदर और खुशमय हो जाती है। सुंदरपुर गांव में सुंदर नाम का एक युवक रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह सिर्फ इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन सुंदर घूमते घूमते घने जंगल में चला जाता है और सूर्यास्त भी हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? इतना घना जंगल, घर में कैसे जाऊंगा? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। यह कहकर वह इधर उधर देखता है तो उसे एक बड़ा वृक्ष दिखाई देता है। तो वह निश्चय करता है कि हाँ, मैं इस वृक्ष के नीचे
आज की रात गुजारूंगा। हाँ। सुंदर उस वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठता है उसे एक आवाज सुनाई देता है। हे युवक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मेरा नाम सुंदर है और मैं यहीं पास के सुंदरपुर गांव से हूँ। मैं यहाँ भटक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस घने जंगल से बाहर कैसे निकलूँगा। मैं तुम्हें इस घने जंगल से बाहर निकाल सकता हूँ यदि तुम मेरे प्रश्नों के सही जवाब दिए तो। क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न, धन या ज्ञान में से तुम किसे चुनोगे और क्यों? मैं ज्ञान चुनूंगा क्योंकि धन से हम सिर्फ धन ही रहता है, लेकिन ज्ञान से हम धन प्राप्त कर सकते हैं। सही जवाब। मेरा दूसरा प्रश्न, पानी किस रंग का होता है? पानी रंगहीन होता है। पानी का कोई रंग नहीं होता। सही जवाब। तुम मेरे सारे प्रश्नों के सही जवाब दिए। अब तुम घर जा सकते हो। तुम घर जा सकते हो। तुम जिस ओर से भी जाना चाहोगे वह रास्ता तुम्हारे घर को जाएगा। और सुंदर धन्यवाद कहता है और वहाँ से चलना शुरू करता है तो रास्ता अपने आप बनता जाता है और वह अपने घर पहुँच जाता है। उदयपुर नाम गांव में रामू पकोड़े बेचा करता था। उसके पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, इसीलिए लोग दूर दूर से उनकी पकोड़े खाने के लिए उनकी दुकान पर आते थे। पकोड़ों की इतनी बिक्री देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह अधिक लाभ कमाने की मनसा से मिलावट करने लगता है। सस्ते तेल और सस्ते बेसन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एक दिन श्यामू नाम का एक लड़का उसकी दुकान पर पकोड़े खाने के लिए आता है। अरे भैया, आपके पकोड़े ना खाऊं तो मेरा मन ही नहीं लगता। एक प्लेट पकोड़े लगा दो भैया। हाँ, एक प्लेट लगा दो। हाँ भैया, अभी आपके एक प्लेट पकोड़े लगा देता हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए आपके एक प्लेट पकोड़े। श्यामू जैसे ही पकोड़े मुंह में रखता है तो ठोक देता है। छी, ये पकोड़े इतने खराब है। ये बिल्कुल खराब पकोड़े हैं। मेरे पकोड़े खराब नहीं है, तुमने आज मुंह नहीं धोया है इसलिए तुम्हें खराब लग रहा है। जाओ मुंह धो के आओ, जाओ जाओ। यह सुनकर श्यामू वहां से चला जाता है। आज जितने भी ग्राहक आते सब यही कहते, लेकिन रामू पर कोई असर नहीं होता और वह इस बात को अनसुना कर मिलावट जारी रखता है। लेकिन लोगों को रामू की मिलावट का अंदाजा हो जाता है, इसलिए अब कोई ग्राहक पकोड़े खाने नहीं आता। यह देखकर रामू बहुत ही उदास होकर कहता है, अब मेरे पकोड़े कोई नहीं खाने आता है। ये सब मेरी गलती है। मेरे अधिक मुनाफा के चक्कर में मैंने मिलावट किया, जिसकी वजह से खराब स्वाद हो गया और ग्राहक नहीं आ रहा है। सीख, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। रामलाल एक मेहनती किसान था। वह रोज खेत जाता और खेती करता, उसी से उसका जीवन यापन चलता। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सोमू था। सोमू अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह भाग्य को ही सब कुछ समझता था। उसका मानना था कि भाग्य ही सब कुछ होता है, इसलिए वो कहता था कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। भाग्य अपने आप को ढूंढता हुआ आएगा। जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको मिलेगा ही। एक दिन रामलाल अपने पुत्र से कहता है कि तुम सिर्फ घूमते फिरते रहते हो,
तुम अब बड़े हो गए हो मेरे लाल। अब तुम अपने कार्य पर ध्यान दिया करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। पिताजी, मुझे कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा भाग्य ही सब कुछ है। जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो मुझे मिलेगा ही, तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। देखो सोनू, तुम गलत सोचते हो। भाग्य ही सब कुछ नहीं होता। हमें भी मेहनत और कर्म करना पड़ता है। बिना कार्य के कुछ नहीं मिलता। रामलाल जब ऐसी बातें करता है तो दोनों के बीच शर्त लग जाती है कि तब समू कहता है कि आज से पिताजी, आज से 1 महीने तक एक खेत में आप खेती कीजिएगा अपने मेहनत और कर्म के आधार पर, और एक खेत में मैं मेहनत करूँगा अपने भाग्य के आधार पर। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और रामलाल और उसके पुत्र सोमू दोनों अपने अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि रामलाल के खेत पूरे हरे भरे होते हैं, जबकि सोमू के खेत में बिल्कुल भी हरियाली नहीं होता। उसके खेत बिल्कुल भी हरे भरे नहीं होते। यह देखकर सोमू को अपनी गलती का एहसास होता है। पिताजी, आप सही थे। सिर्फ भाग्य से कुछ नहीं होता, मेहनत और कर्म करने से होता है। इसलिए पिताजी, आज से मैं भी भाग्य पर नहीं, अपने कर्म और मेहनत पर विश्वास करूँगा, इसी पर ध्यान दूँगा। यह कहकर दोनों बाप बेटे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।